हिंदी चैनल पर। मित्रों, स्क्रिप्ट का ये अगला टॉपिक है आपका। आज हम आपके गुप्त काल के महत्वपूर्ण अभिलेखों की चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और जितने भी इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट हैं गुप्तकालीन पीरियड की या गुप्ता पीरियड की, हम उन सभी पे आज डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जितने भी इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट हैं उन सब पे आज चर्चा हो जाए। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप सभी लोग जुड़ जाएं जो है क्लास से, और अपने मित्रों में भी आप शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल के अभिलेख, इसमें हमने जो आज की टॉपिक रखा है वो है आपकी प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति, देखिए ये प्रशस्ति है, अभिलेख नहीं है। प्रशस्ति है तो इसका मतलब है कि ये पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट है। यानी हमने आपको पढ़ाया था कि अभिलेखों के कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो अभिलेखों का दूसरा प्रकार हमने बताया था कि प्रशस्ति प्रकार। और प्रशस्ति प्रकार के अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जिसमें राजा अपनी उपलब्धियों का, अपने अचीवमेंट का क्या करे, विवरण दे। जब राजा अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए किसी स्क्रिप्ट का निर्माण करता है तो ऐसे अभिलेख को हम क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं। और यहाँ प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो अपनी राजनैतिक उपलब्धियां अर्जित की उसको इसमें उसने दिखाया है। यानी समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति में आता है। ठीक है, किसकी विजय का उल्लेख? समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले इसकी बेसिक परिचय। प्रयाग आप जान रहे हैं, ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज के संगम पे। वर्तमान आपके इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित किया गया है। लेकिन हम इसको स्टार्टिंग से बताएंगे ये कहाँ थी। पहले हम इसकी भाषा की चर्चा कर लें। इसकी भाषा है संस्कृत, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। लिपि इसकी है ब्राह्मी। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, इसकी शैली क्या है मित्रों? शैली इसकी चंपू शैली में है। तो चंपू शैली का मतलब होता है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। चंपू शैली का मतलब होता है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, चंपू शैली का मतलब होता है जो गद्य एवं पद्य दोनों में हो। अब देखिए, इसका लेखक कौन है? हरिशेन। इसका लेखक है हरिशेन। हरिशेन इसका क्या है? लेखक है। ठीक है, हरिशेन इसके लेखक है। और एक बात ये भी जानिए, कहा जाता है कि गुप्त काल में हरिशेन जो है 1 से अधिक पदों पर था। हरिशेन जो है कुमारामात्य भी था, दंडपाशिक भी था, संध विग्रहिक भी था। यानी 1 से अधिक पदों को धारण करता था। यानी कहने का मतलब है कि दोहरे लाभ के पद की संकल्पना गुप्त काल में विद्यमान थी। जैसे वर्तमान में कलाम साहब के समय आपके सदन में एक विधेयक लाया गया था दोहरे लाभ के पद से संबंधित, उस तरह की संकल्पना आपको गुप्त काल में दिखाई देती है। ठीक है, और कहते हैं कि गुप्त काल में ये 2 ही कमियां थी प्रशासन में। एक व्यक्ति 1 से अधिक पदों पर होता था, दूसरा पदों का वंशानुगत होना। ये 2 सबसे बड़ी खामियां थी गुप्तकालीन प्रशासन की, जो मौर्य काल में हमको दिखाई नहीं देती। ठीक, क्योंकि ये दोनों चीजों ने कहीं न कहीं प्रशासन की गुणवत्ता में क्या किया? कमी लाई। भाई सीधी सी बात है, पद का वंशानुगत होना पद को क्या करता है? कमजोर करता है। अगर मैं आईएएस हूं तो जरूरी नहीं कि मेरा पुत्र भी आईएएस हो। ठीक है, तो गुप्त काल में पदों का वंशानुगत होना इसके लिए क्या रहा? नुकसानदायक रहा। तो हरिशेन इसका क्या है? लेखक है। अब देखिए, पहले यह प्रयाग प्रशस्ति क्या थी? अभिलेख थी। पहले यह क्या थी? अभिलेख थी। कैसे? देखिए, पहले यह प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थापित थी? कोशम। कोशम माने होता है कौशाम्बी। पहले यह कहाँ थी? कौशाम्बी में। और इसे स्थापित किया था अशोक ने। इसे स्थापित किया था किसने? अशोक ने। ठीक है, कहा जाता है अशोक जो है कौशाम्बी के महामात्रों को
आदेश देने के लिए उसने इस अभिलेख को अंकित करवाया था। महामात्र एक नया पद था जिसका निर्माण अशोक के समय किया गया था। पुरोहित पद को समाप्त करके महामात्र के पद का निर्माण हुआ था। तो बेसिकली ये अशोक के समय मुख्य रूप से क्या था, अभिलेख था, और अशोक ने इसे कौशाम्बी में अंकित करवाया था। और इसका उद्देश्य ये था कि अशोक अपने कौशाम्बी के महामात्रों को आदेश देने के लिए इसको अंकित करवाया था। ठीक, इसके अतिरिक्त देखिए, इसका मतलब हुआ कि यह प्रयाग प्रशस्ति सबसे पहले किसकी थी, अशोक की थी। यानी इसमें जो पहला उल्लेख आया वह किसका आया, मौर्य वंश का। यानी इस प्रशस्ति में मौर्य वंश की बातों का उल्लेख हमें दिखाई देता है। ठीक है, मौर्य वंश की बातों का उल्लेख दिखाई देता है। तो अब प्रश्न यह है कि क्या यह प्रशस्ति, यह अभिलेख मौर्य वंश की किसी अन्य बात का भी उल्लेख करता है? तो करता है। कहा जाता है यह एकमात्र अभिलेख है जो अशोक एवं उसकी प्रेमिका, जो अशोक एवं उसकी प्रेमिका कौरवकी का उल्लेख करता है। देखिए, अशोक उसकी प्रेमिका कौरवकी का उल्लेख है इसमें, और अशोक का इन दोनों से उत्पन्न पुत्र तीवर, अशोक एवं कौरवकी से जो संतान उत्पन्न हुई थी तीवर, इस बात का उल्लेख इस स्क्रिप्ट में दिखाई देता है। कहते हैं मित्रों, अशोक ने इतने ज्यादा अभिलेख अंकित करवाए हैं, कहा जाता है 40 से अधिक अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, और जेम्स प्रिंसेस अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला माना जाता है। लेकिन अशोक के इस एकमात्र अभिलेख को छोड़कर किसी भी अभिलेख में अशोक की पत्नी प्रेमिका कौरवकी का उल्लेख नहीं आता है। ठीक है, कहा जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह के संबंध उस समय भी सामाजिक रूप से मान्य नहीं थे। आप मुगलिया सल्तनत में देखिए तो कहा जाता है जहांगीर और अनारकली की मोहब्बत जो इतनी पवित्र थी, फिर भी किसी भी मुगलिया सल्तनत के साहित्य में उस कथा का उल्लेख दिखाई नहीं देता, सिवाय विलियम फिच के, जो एकमात्र विदेशी लेखक है जो अनारकली और जहांगीर के प्रेम का उल्लेख करता है। वही चीज यहां पर है। कहते हैं कि मौर्य वंश का एकमात्र अभिलेख है अशोक का कौशाम्बी अभिलेख, जिसमें इस प्रेम कथा का उल्लेख हमको दिखाई देता है। दूसरी बात ये कहते हैं, जब मौर्य वंश का पतन हो गया तो गुप्त वंश के अधीन जब यह कौशाम्बी क्षेत्र आया, तो कहा जाता है उसी अभिलेख पर, जो अशोक का अभिलेख था, जो प्रस्तर अभिलेख अशोक का था, जो अशोक की बातों को बताता था, उसी अभिलेख पर गुप्त काल में समुद्रगुप्त के राजदरबार में रहने वाला यह अधिकारी यानी जो हरिशेन था, इसने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का कुल 33 पंक्तियों में विवरण दिया। कितनी पंक्तियां? 33 पंक्ति। यानी प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है? 33 है। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्ति कितनी है मित्रों? कुल पंक्ति हैं 33। प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्ति की संख्या कितनी है? 33। अब देखिए, कहते हैं पंक्ति संख्या 14 से लेकर 24 तक समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख दिखाई देता है। समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख दिखाया गया है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की विजय और उसकी विजय नीति दोनों का उल्लेख हमको दिखाई देता है। कहते हैं समुद्रगुप्त की विजय नीतियों का उल्लेख भी हमें इस अभिलेख में दिखता है। तो समुद्रगुप्त ने जो विजय नीति अपनाई थी, कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने अपने इतिहास से सीखा था। उसने संपूर्ण भारत को जीतकर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में करने का प्रयास नहीं किया। उसने अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग अलग विजय नीतियों का संपादन किया। तो आप अगर उसकी विजय नीतियों को देखिए तो हम इसको आपको राजनीतिक इतिहास जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। अभी आप नाम इसका जान लीजिए। कहते हैं ग्रहण मोक्षानुग्रह, यह उसकी विजय नीति थी जो दक्षिण भारत के रूप में उसने अपनाया था। ग्रहण मोक्षा अनुग्रह की नीति, ग्रहण मोक्षा अनुग्रह नीति, कन्या दानोपनाय की नीति, कन्या दानोपनाय की नीति, कन्या दानोपनाय, कन्या दानोपनाय की नीति, परिचारीकृत की नीति, परिचारीकृत की नीति,
परिचारिकृत की नीति और प्रसभोद्धरण की नीति, प्रसभोद्धरण की नीति। ठीक है, तो इन नीतियों को उसने क्या किया था, अपनाया था। यानी ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति, कन्यादानोपनाय की नीति, परिचारिकृत की नीति और प्रसभोद्धरण की नीति। इन नीतियों की व्याख्या हम आपके राजनीतिक इतिहास में करेंगे। यहां पर सिर्फ आप नाम से वाकिफ हो जाइए कि समुद्रगुप्त की विजय और उसकी विजय नीतियों का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 14 से लेकर आपके 24 तक किया गया है, जिसमें आर्यावर्त की उसकी दोनों विजय शामिल है, जिसमें 3 राजा और आपके 9 राजाओं को आर्यावर्त की प्रथम और द्वितीय 2 विजय आर्यावर्त की किया था। ठीक है, और दक्षिण भारत को जीता, 8 राज्यों को जीता, परिचारिकृत की नीति अपनाता है। ये सारी चर्चा हम पॉलिटिकल हिस्ट्री में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप उसकी विजय नीतियों से वाकिफ हो जाइए। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है इस अभिलेख में 3 राजवंशों का उल्लेख आता है। कितने राजवंशों का? 3 राजवंशों का। पहला मौर्य वंश आया, दूसरा गुप्त वंश आया, और तीसरा जो वंश आता है वो है मुगल वंश। कहते हैं इस अभिलेख को मुगल वंश के समय, देखिए कहते हैं इस अभिलेख को मुगल वंश के समय युवराज जहांगीर ने इसे क्या किया कि कौशांबी से, युवराज जहांगीर ने इसे कौशांबी से कहाँ विस्थापित कराया? प्रयाग में। कहाँ विस्थापित कर दिया? प्रयाग में। और कहा जाता है इस अभिलेख में जहांगीर के साथ साथ अकबर एवं बीरबल का उल्लेख भी आता है। अकबर एवं बीरबल का उल्लेख इस अभिलेख में हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न इस तरह से आता है कि किसके काल में इस अभिलेख को प्रयाग में विस्थापित किया गया? तब आंसर करोगे अकबर। लेकिन अगर पूछे किसके द्वारा किया गया, तब आंसर करोगे क्या? जहांगीर। ठीक है, तब आंसर आप क्या करेंगे मित्रों? जहांगीर। ठीक है, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। बाकी कोई दिक्कत? चलिए सभी लोग, हाँ, क्लास की टाइम आप सभी को पता होनी चाहिए। एक क्लास हमारी 12 बजे है और एक क्लास आपकी 8 बजे है। ठीक है, 2 क्लासें अभी चल रही हैं। करंट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये आपके प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जानकारी थी। अब हम आगे चलते हैं। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। वो अभिलेख है आपके गुप्त वंश, सॉरी पहले उसको बताने से पहले, गलती हो गई, उसको बताने से पहले गुप्त वंश के कुछ और अभिलेखों की चर्चा हम कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं। ठीक, देखिए कहा जाता है कि गुप्त वंश में अगर किसी के अभिलेख सबसे अधिक पाए गए हैं तो वह है कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त के समय सबसे अधिक अभिलेखों की संख्या पाई गई है गुप्त वंश में। मुद्राओं का प्रकार भी सबसे अधिक कुमारगुप्त के समय पाया गया। तो सभी अभिलेखों की चर्चा तो हम यहाँ नहीं कर सकते इस क्लास में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं गुप्त वंश के जहां से प्रश्न आते हैं, उनकी चर्चा यहां पर जरूर करूंगा मैं। ठीक, उसी में एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। उसमें एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, यह मंदसौर अभिलेख जो है किसका है? ये है कुमारगुप्त का। यह मंदसौर अभिलेख किसके समय का है? कुमारगुप्त। ठीक है, मंदसौर कहाँ है मित्रों? एमपी में। मंदसौर कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। कहते हैं इस अभिलेख की जो भाषा है, इसकी भाषा मित्रों संस्कृत है। भाषा संस्कृत है। लिपि जो है, लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। लिपि इसकी ब्राह्मी है। और इसका लेखक जो है वो है वत्स भट्टी। इसका लेखक है वत्स भट्टी। देखिए इसका लेखक कौन है? वत्स भट्टी है। ठीक है, और इस अभिलेख का जो महत्व है वह यह है कि यह गुप्त काल की अर्थव्यवस्था का विवरण देता है। यह जो है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के पतन का उल्लेख करता है। यह गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के पतन का उल्लेख करता है।
पतन का उल्लेख करता है। ठीक है, तो क्या उल्लेख करता है ये गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के पतन का, यानी किस तरह से ये डिस्क्राइब करता है, क्या चीजें देता है, कौन सा तथ्य ऐसा देता है जिससे ये पता चलता है कि गुप्तकाल की अर्थव्यवस्था जो है वो डिक्रीज हो रही थी, यानी पतन की तरफ जा रही थी। तो कहा जाता है इस अभिलेख में जो है तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख आता है। इस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी, देखिए तंतुवाय श्रेणी, तंतु माने क्या होता है, धागा, यानी रेशम का धागा बनाने वाली एक व्यापारियों के संगठन का उल्लेख है। पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि श्रेणी क्या होती है। ठीक है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि श्रेणी होती क्या है। श्रेणी क्या है, व्यापारियों का एक संगठन है, ठीक, जिसके प्रमुख को श्रेष्ठी कहा जाता है। तो यहां तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख आता है। तंतु माने होता है धागा, ठीक, कौन सा धागा, रेशम का धागा, कहीं कहीं रेशम बुनकरों की श्रेणी से लिखा गया है। ठीक है, तो कहते हैं तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख है। इस श्रेणी में इस अभिलेख में यह उल्लेख किया गया है कि यह श्रेणी अपने मूल प्रदेश को छोड़कर लाट प्रदेश को जा रही है। लाट एक अलग क्षेत्र है, यानी मूल प्रदेश को छोड़कर, यानी मंदसौर को छोड़कर कहां जा रही है, लाट प्रदेश को जा रही है। अब आप सोचिए कि कोई भी व्यापारिक संगठन मित्रों अगर अपने किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ता है जहां से वो व्यापार कर रहा होता है, आज के डेट में अगर दिल्ली महानगर का व्यापारी अगर विस्थापित होने लगे या प्रयागराज का व्यापारी अगर विस्थापित होने लगे, तो आप क्या कल्पना करोगे, एक इतिहासकार होने के कारण, एक ऐतिहासिक विद्यार्थी होने के कारण आप क्या कल्पना करेंगे, आप ये जरूर सोचेंगे कि इस व्यापारी को इस नगर में प्रॉफिट नहीं है, तभी तो यह व्यापारी इस नगर को छोड़ रहा है। तो वही सेम चीज यहां पर भी हम अनुमान लगाते हैं। इसमें जो उल्लेख आया है उससे यही लगता है कि गुप्त काल में नगरों का पतन हो रहा है। इस पर एक किताब आप पढ़िए, आर एस शर्मा की, अर्बन डिके, नगरों का पतन, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को लिखा है कि नगरों का पतन कैसे हुआ, इस चीज को दर्शाया उन्होंने। तो इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि कुमारगुप्त के समय तक आते आते गुप्तकालीन नगरों का पतन होना शुरू हो गया था। अर्थात अगर नगरों का पतन हो रहा है तो अर्थव्यवस्था भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कुमारगुप्त के समय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही थी, कमजोर हो रही थी। ठीक है, अब देखिए मित्रों, एक अभिलेख और है आपका भीतरी स्तंभलेख, गुप्त काल का ही है ये भी, भीतरी स्तंभलेख, ये भी बहुत चर्चित अभिलेख है। भीतरी स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, देखिए यहां भीतरी क्या है, भीतरी गांव है। भीतरी क्या है, ये गांव का नाम है। ठीक, ये गांव कहां है, गाजीपुर में है। अब ये मत पूछना गाजीपुर कहां है, ठीक, गाजीपुर यूपी में है। कहां पे है, यूपी में। कहते गाजीपुर में एक तहसील है सैदपुर तहसील। ठीक है, कौन सी तहसील, सैदपुर तहसील। सैदपुर तहसील के भीतरी ग्राम में एक पत्थर पर यह अभिलेख खुदा हुआ है। ठीक है, कहते हैं ये अभिलेख किसका है, गुप्त वंश के राजा अस्कंध गुप्त का है। ये किसका अभिलेख है, अस्कंध गुप्त का अभिलेख है, जिसकी भाषा मूल रूप से क्या है, संस्कृत है। देखिए यहां हर बार लिखने की जरूरत नहीं है मित्रों कि भाषा संस्कृत है। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गुप्तकालीन भाषा संस्कृत थी, क्योंकि आपको ये पता है कि संस्कृत राज की भाषा थी गुप्त काल में, और इसका उल्लेख स्वयं कालिदास ने कहा है। कालिदास ने कहा कि गुप्त काल में कुलीनों की भाषा संस्कृत थी और आमजन की भाषा प्राकृत थी। तो राजभाषा में ही आपके साहित्यों का या अभिलेखों का निर्माण होता है। तो गुप्त काल में चूंकि संस्कृत राजभाषा थी, इसलिए जितने भी स्क्रिप्ट गुप्त काल के हैं वो संस्कृत में है। और चूंकि संस्कृत भाषा का जो उद्भव है वो ब्राह्मी लिपि से माना गया है, तो लिपि हमेशा ब्राह्मी होगी और अभिलेख जो है हमेशा संस्कृत में होंगे। तो जब ये भाषा चेंज होगी तो फिर हम वहाँ वो करेंगे। हिंदी भाषा में जो पहला अभिलेख मिलता है वो चंदेलों का मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी सब अभिलेख क्या हैं, आपके संस्कृत में ही है।
तो कहते हैं इस अभिलेख का महत्व किस लिए है। इस अभिलेख में हमें दो चीजें पता चलती हैं। पहला तो पता यह चलता है कि गुप्त राजा जो है वैष्णव धर्मावलंबी थे। पहला पता हमें यह चला कि गुप्त राजा वैष्णव धर्मावलंबी थे। ये कैसे पता चलता है? वैष्णव धर्मावलंबी थे, धर्मावलंबी थे। धर्मावलंबी थे, ठीक है। तो कैसे पता चलता है? कहते हैं इसमें, इस अभिलेख में ये उल्लेख आया है कि यहां पर स्कंदगुप्त ने विष्णुपद नामक मंदिर की स्थापना किया था और विष्णु ध्वज की स्थापना किया था। तो विष्णु ध्वज की अगर स्थापना हो रही है तो इसका मतलब है कि गुप्त वंश के राजा वैष्णव धर्मावलंबी थे। इसके अतिरिक्त और भी जानकारी है। एक कहा जाता है गरुड़ जो है गुप्तों का प्रतीक था और गरुड़ विष्णु का वाहन माना जाता है। इससे भी पता चलता है कि गुप्त काल के राजा वैष्णव धर्मावलंबी थे। और दूसरा जो तथ्य है, दूसरी जो चीज है जो हमको पता चलती है भीतरी स्तंभलेख से, वो है मित्रों आपके हूण आक्रमण का उल्लेख। हूण आक्रमण का उल्लेख, हूण आक्रमण का वर्णन हमें इस अभिलेख में दिखाई देता। देखिए एक चीज और क्लियर कर दूं, एक अभिलेख है स्कंदगुप्त का ही जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में भी हूण आक्रमण का उल्लेख है। लेकिन अगर दोनों अभिलेख एक साथ विकल्प में रखे गए हैं और तीसरा विकल्प अगर बोथ नहीं है, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको एक चुनना है मित्रों तो आप चुनेंगे किसको? भीतरी स्तंभलेख को, क्योंकि हूण आक्रमण का बृहद वर्णन इस अभिलेख में आया है। इसमें कहा गया है कि जब राजा कुमारगुप्त थे, इसमें कहा गया कि जब राजा कुमारगुप्त थे, क्योंकि कुमारगुप्त का बेटा था स्कंदगुप्त, तो इसमें यह उल्लेख आया है कि हूण राजा ने जब आक्रमण किया, जब हूणों ने आक्रमण किया तो कहा जाता है कि युवराज अस्कंदगुप्त युद्ध पे जाता है। और उसी तरह कहते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जिस तरह कंस का वध करके कृष्ण के वापस आने पर माता देवकी विधवा हो चुकी थी, उसी तरह हूणों का वध करने के बाद स्कंदगुप्त जिस तरह से वापस आया उसकी मां विधवा हो चुकी थी। तो इसका मतलब हुआ कि कुमारगुप्त की डेथ हो चुकी है। युद्ध का नेतृत्व किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। लेकिन आक्रमण किसके समय हुआ था? कुमारगुप्त के समय हुआ। लेकिन इतिहासकारों ने यह मान लिया है कि जब युद्ध का प्रस्थान हुआ उसी समय कुमारगुप्त डेथ कर गया था। अर्थात हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के ही कार्यकाल में हुआ है और जिसका उल्लेख हमें भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। तो यहां पर इनकी तुलना किसकी? स्कंदगुप्त की तुलना जो है वह कृष्ण से की गई है, ठीक, और हूण की तुलना कंस से की गई है। तो भीतरी स्तंभलेख का भी अपना एक महत्व है, ठीक है। आगे चलें। देखिए कहते हैं इस काल का एक अभिलेख और है जिसका नाम है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों। एरण अभिलेख ठीक है। कहते हैं कि इसका डेट जो है 510 ईस्वी है। ये परवर्ती गुप्त काल का अभिलेख है। परवर्ती गुप्त काल का अभिलेख है। भाषा और लिपि वही होगी, परवर्ती गुप्त काल का अभिलेख है ये, ठीक है। कहा जाता है कि इस अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण, सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण सबसे पहले किसमें मिलता है? एरण अभिलेख में मिलता है, जिसमें कहा गया है
कि यहाँ पर जब युद्ध में सेनापति गोपराज जब युद्ध में जाता है तो सेनापति था गोपराज। गोपराज कौन है? सेनापति है, जिसके मरने के बाद इसकी पत्नी क्या हो गई? सती हो गई थी। गोपराज की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। अब देखिए, कहते हैं कि परवर्ती गुप्त काल में 510 ईस्वी में यह अभिलेख है जिसमें हमें सती प्रथा का प्रमाण दिख रहा है। इसके बाद आप वर्धन वंश में जाइए, जो गुप्त वंश के बाद आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन, जो हर्षवर्धन के पिता थे, प्रभाकर वर्धन के मरने के बाद उनकी पत्नी यशोमती जो है सती हो गई। ठीक है, यशोमती के सती होने के बाद हर्षवर्धन की बहन राजश्री, जिसका विवाह जो है ग्रहवर्मा से हुआ था, ग्रहवर्मा के मरने के बाद इनकी बहन राजश्री भी विंध्य के जंगलों में सती होने जा रही थी जब इन्होंने राजश्री को पाया। तो यहां पर ये सामान्य रूप से हमको एग्जाम्पल दिख रहे हैं सती होने के। तो ये तो माना जा सकता है कि सती की परंपरा धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी, लेकिन अभी हम ये नहीं कर सकते कि यह सती प्रथा की जो परंपरा थी यह निम्न कुल या मध्य वर्ग में रही होगी। यह सामान्यतः जो है उच्च वर्ग में या क्षत्रिय वर्ग में इसका प्रचलन रहा होगा। ठीक है, और यह कहीं न कहीं एक परंपरा के रूप में धीरे धीरे विकसित हो रही थी, जो आने वाले समाज में यह एक आम परंपरा बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एरण अभिलेख दिखाई देता है और इतने अभिलेख हमें लगा गुप्त काल के इंपॉर्टेंट है, जो आपको बताना जरूरी था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल का एक अभिलेख है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है एरण अभिलेख, उसका नाम है आपका एहोल अभिलेख। ठीक है, जो बहुत ऐसे ही दोनों का नाम है, एहोल अभिलेख। ठीक, अगला जो अभिलेख है मित्रों वो किसका है? एहोल अभिलेख है। एहोल अभिलेख, देखिए ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर ये पाया गया है? कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में एहोल नामक स्थान पर यह अभिलेख पाया गया है। यह किस राजा का अभिलेख है? ये पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय कौन है? ये वादामी के चालुक्य शासक है। वादामी के चालुक्य शासक, वादामी के चालुक्य शासक हैं। ठीक है, ये वादामी के क्या हैं? चालुक्य शासक हैं। इसका लेखक कौन है? इस अभिलेख का लेखक है रविकीर्ति। इस अभिलेख का लेखक है कौन? रविकीर्ति। ठीक है, कहा जाता है कि देखिए, कहते हैं रविकीर्ति जो है, इस अभिलेख को रविकीर्ति ने कर्नाटक के, देखिए कहते हैं रविकीर्ति ये जो लेखक है इसने कर्नाटक के ओहोल में एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है मेगुता का मंदिर। कौन मंदिर? मेगुता का मंदिर। ठीक है, मेगुता का मंदिर बनाया था और इसी मंदिर की दीवाल पर, इसी मंदिर की दीवाल पर इस अभिलेख को उसने क्या किया? अंकित किया। अब देखिए, हम इसकी पहले भी चर्चा किए हैं मित्रों कि दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवालों पर अभिलेखों का अंकन दिखाई देता है। जैसे खास तौर से आप चोल काल के मंदिरों को देखेंगे, चोल काल के जो मंदिर हैं वह जो है आपको दीवालों पर दिखाई देंगे। आपके दो मंदिर बड़े फेमस हैं इस बात के लिए, एक बृहदेश्वर मंदिर जो राजराज फर्स्ट का था और दूसरा आपके गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर जो राजेंद्र फर्स्ट का था। कहते हैं ये दोनों मंदिर जो है बेहद फेमस थे। ठीक है, और इन मंदिरों की दीवालों पर राजाओं ने अपनी उपलब्धियों का क्या किया है? अंकन किया है। ठीक है, राजाओं ने अपनी उपलब्धियों का अंकन इस अभिलेख में किया है। तो ये परंपरा हमें बादामी के एहोल अभिलेख में भी दिखाई देती है। कहते हैं रविकीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था, इसने मेगुता, ये सामान्यतः माना जाता है इंद्र का मंदिर था जो नहीं दिखता कहीं पर, तो कहा जाता है कि इस मंदिर की पश्चिमी दीवार पर उसने इस अभिलेख को अंकित करवाया था। और यह अभिलेख कुछ मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से तथ्य इस अभिलेख के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से गौर से आप देखिए, ठीक है। देखिए, कहते हैं यह पहला अभिलेख है, यह प्रथम अभिलेख है, ठीक, जिसमें पहली बार पहली बार गुर्जर शब्द का उपयोग हुआ है। अब देखिए, कहते हैं उत्तर भारत में जब इनका पतन हुआ तभी तो गुर्जर प्रतिहार, गुर्जरों की स्थापना हुई, गुर्जर प्रतिहारों की। तो गुर्जर शब्द का पहली बार गुर्जर शब्द का उपयोग हुआ है, गुर्जर शब्द का उपयोग हुआ है, पहली बार गुर्जर शब्द का उपयोग हुआ, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। दूसरी चीज कहते हैं इसी अभिलेख में देखिए पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष को इसमें कहा गया है उत्तरापथनाथ। अब देखिए, हर्ष को इसमें क्या कहा गया है, उत्तरापथनाथ, यानी उत्तर भारत का क्या मुखिया, उत्तरापथनाथ। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष मतलब उत्तरापथनाथ, पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के बीच युद्ध का उल्लेख है, ठीक है, युद्ध का विवरण है, युद्ध का विवरण, ठीक है, युद्ध का विवरण। अब देखिए, दो कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर दूं। एक नाम आया यहां पे उत्तरापथनाथ यहां पर हर्ष के लिए आया है मित्रों। किसके लिए आया है? हर्ष के लिए आया। क्यों आया हर्ष के लिए? क्योंकि हर्ष जो है माना जाता है कि अंतिम हिंदू राजा था जिसने लगभग समस्त उत्तर भारत को केंद्रीकृत रखा। इसके बाद, हर्ष के बाद समस्त उत्तर भारत को केंद्रीकृत रखने वाला कोई भी हिंदू राजा दिखाई नहीं देगा। हर्ष अंतिम राजा है, अंतिम हिंदू राजा है जिसने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया अकेले, ठीक। इसलिए इसको उत्तरापथनाथ यानी समस्त उत्तर पथ का मालिक, ठीक। देखिए, लेकिन एक नाम और आया है और वह नाम है उत्तरापथ स्वामी। देखिए, उत्तरापथ स्वामी, ये दो शब्द आया, दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर नाथ लगा हुआ है, यहां पर स्वामी लगा हुआ है। तो यहां पर जो स्वामी आया है ये धर्मपाल के लिए आया है, ये पाल वंश के राजा धर्मपाल के लिए आया है और सोढल ने ये उपाधि धर्मपाल को दिया है। तो ये अंतर आप अपने मन में रखिएगा, ठीक है, दोनों अंतर आप ध्यान रखिएगा। उत्तरापथ स्वामी धर्मपाल के लिए आया है, उत्तरापथनाथ जो है आपके हर्ष के लिए आया है। तो जो युद्ध का उल्लेख इस अभिलेख में हुआ है उसके सेंस में ये कहा गया है मित्रों, कहते हैं कि इस युद्ध के बारे में ये कहा गया है कि नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरापथनाथ को क्या किया? पराजित किया। नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तरापथनाथ को पराजित किया। यानी इससे दो बातें पता चलती, एक हर्ष की पराजय, दूसरा ये पता चलता है कि हर्ष के राज्य की जो दक्षिणी सीमा थी वो नर्मदा नदी का तट थी जिसको रेवा कहा जाता है। कौन, क्या नाम उसका? रेवा नाम है। नर्मदा नदी को रेवा का नाम से संबोधित किया गया है। तो यहां पर हर्ष की पराजय का उल्लेख हमको दिखता है, ठीक है, हर्ष की पराजय का पता चलता है और इससे हर्ष के राज्य के दक्षिणी सीमा के विस्तार का पता भी हमको चलता है। दूसरी चीज कहते हैं इसमें हर्ष की हस्त सेना का उल्लेख आया है। हस्त सेना, अब आप कल्पना करिए कि यह एकमात्र अभिलेख है जो हर्ष की हस्त सेना का उल्लेख करता है। हस्त सेना का ही उल्लेख क्यों आया यहां पर? हस्त सेना का ही उल्लेख क्यों आया है? आप इस पे गौर फरमाइए कि मात्र हस्त सेना का उल्लेख क्यों आया। तो उसका कारण सिर्फ ये है, कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पर लड़ा जाने वाला युद्ध है मित्रों
और नर्मदा नदी के तट पर अगर युद्ध लड़ा जा रहा है तो ये कहीं न कहीं जो है क्या है, दलदली भूमि रही होगी, नमी युक्त भूमि रही होगी, जहां पर आप घोड़े या पैदल का उपयोग नहीं कर सकते थे। इसलिए माना जाता है कि हस्त सेना का उपयोग जो है हर्ष ने यहां पर किया। अब इसके अतिरिक्त अन्य कौन सी बातें हमको इस अभिलेख में पता चलती हैं? ठीक, अन्य बात में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहा जाता है यह पहला अभिलेख है, यह पहला अभिलेख है मित्रों, यह पहला स्क्रिप्ट है, यह पहली स्क्रिप्ट है, पहली अभिलेख है। आप पहला लिखिएगा, ठीक है, पहला अभिलेख है जिसमें शक संबद आप जान ही रहे कब है, 78 ईस्वी, जिसमें शक संबद, जिसको 78 ईस्वी आप कहते हैं, शक संबद एवं इलाही संबद, शक संबद एवं इलाही संबद जो आपकी 3102 ईस्वी पूर्व है, ठीक है, इन दोनों का उल्लेख आता है। ठीक है, सॉरी ये गलती हो गई, हाँ, इलाही संबद तो अकबर के समय का है, इलाही नहीं कल संबद है। एक मिनट, यहां पर इसको कली संबद करिए, इलाही संबद अकबर ने चलाया था। ठीक है, कली संबद जो सबसे प्राचीन संबद आपकी मानी जाती है, जो तिथि कितनी है, 3102 BC, ठीक है, और शक संबत कब है, 78 AD, जो चलाया गया किसके द्वारा, आपके कनिष्क के द्वारा। तो ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें कलि संबत और शक संबत दोनों एक साथ आए हैं। जैसे एक बार पूछता है कि गुप्त संबत का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। ठीक है, उसी तरह शक संबत और इसका कलि संबत दोनों का एक साथ उल्लेख कहाँ आता है, तो दोनों का एक साथ उल्लेख आया है आपके एहोल अभिलेख में। इसके अतिरिक्त कहा जाता है महाभारत कथा का उल्लेख, महाभारत कथा का वर्णन इसमें हुआ है। महाभारत कथा का उल्लेख आपके एहोल अभिलेख में आया है, और ये प्रश्न एक नहीं कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया है कि महाभारत का अभिलेखी प्रमाण सबसे पहले कहाँ दिखता है। तो महाभारत का अभिलेखों में जो उल्लेख है मित्रों, वो सबसे पहले कहाँ है, एहोल अभिलेख में है। और अगली जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें पूछा जाता है कि वह कौन सी स्क्रिप्ट है जिसमें महाकवि भारवी और महान नाटककार कालिदास इन दोनों का एक साथ उल्लेख आया है। तो वह एकमात्र अभिलेख है, और वो है कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख है। यह पहला अभिलेख है जिसमें स्वयं रविकीर्ति कहता है कि मैं महाकवि भारवी, इसमें स्वयं जो है रविकीर्ति कहता है कि मैं कवि भारवी एवं कालिदास का समकालीन हूँ। यह एकमात्र अभिलेख है जो भारवी एवं कालिदास दोनों का एक साथ उल्लेख करता है। अब आप कल्पना करिए कि रविकीर्ति जो बात कह रहा है कि मैं भारवी एवं कालिदास का समकालीन हूँ, क्या ये संभव है? वैसे भी कालिदास की तिथियों को लेकर बड़ा विवाद है, क्योंकि कालिदास का उल्लेख कई स्थानों पर आता है। इनका उल्लेख विक्रमादित्य खष्ट के समय भी आया है, इनका उल्लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश में आता है, इनका उल्लेख जो है यहाँ एहोल अभिलेख में भी आ रहा है, जहाँ पर रविकीर्ति अपने को इनका समकालीन बता रहा है। तो ये बहुत सारे तथ्य कालिदास के हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिससे कहीं न कहीं कालिदास के ड्यूरेशन को लेकर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आप इसमें जरा भी कन्फ्यूज न हो, आप ये मान के चलिए कि कालिदास गुप्त काल के थे, क्योंकि यहाँ पर रविकीर्ति जो उल्लेख कर रहा है उसका महत्व सिर्फ इतना है कि रविकीर्ति अपने महत्व को दर्शाने के लिए अपने आप को इन लोगों का समकालीन बता रहा है, तुलना कर रहा है। ठीक है, तो ये जो अभिलेख है इस मामले में इम्पोर्टेंट था, और हमें लगता है कि बहुत सारी बातें हमने इसके सेंस में बताई, और आप जितना नोट कर सकें नोट कर लीजिए। ठीक है।
आप लोग जो हैं चलिए आगे चलें। देखिए अब कुछ अभिलेख आपके और हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। देखिए कहते हैं ये अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये भी, ठीक है। इसकी देखिए इसकी भाषा क्या है, प्राकृत है। इसकी भाषा प्राकृत है। लिपि इसकी लिपि मित्रों ब्राह्मी लिपि है। लिपि ब्राह्मी है। और ये अभिलेख किसका है, राजा कौन है, राजा खारवेल है। ये किसका अभिलेख है, राजा खारवेल का अभिलेख है, जो चेदी वंश के राजा थे। जो कहाँ के राजा थे मित्रों, चेदी वंश के राजा थे। और यह चेदी वंश कहाँ था, कलिंग। कलिंग माने उड़ीसा, ठीक है। कलिंग मतलब उड़ीसा। कहते हैं इस अभिलेख का महत्व सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि यह भारत का पहला अभिलेख है जिसमें पहली बार भारत को भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया। पहली बार इसी अभिलेख में भारत को क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया। भारतवर्ष नाम का उल्लेख आता है। पहली बार किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख आया है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये भारतवर्ष यानी भारत के लिए भारतवर्ष शब्द पहली बार हाथी गुम्फा अभिलेख में आया है। हाथी गुम्फा अभिलेख में आया है। इसके पहले हमने आपको भारतवर्ष के नाम को लेकर एक वीडियो आपको दिया था, क्लास 1 आपको लिया था कि भारतवर्ष को किन अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उसमें बहुत सारे नाम हमने आपको बताए थे, जम्बू द्वीप है, येन्तु है, इंडिया है, इंडस है, इंड्रड है, आपका हिंदुस्तान है, आपका भारतवर्ष है। बहुत सारे ऐसे नामों की चर्चा हमने किया था कि किन किन साहित्यों में कहाँ कहाँ पर भारत को किन किन नामों से संबोधित किया गया था, भारत का नामकरण कैसे हुआ, जम्बूद्वीप का क्या मतलब है, हिंदुस्तान नाम कैसे ईरान के ससानी वंश के अभिलेखों में आता है, उसका क्या तात्पर्य है। बहुत सारी बातों का उल्लेख हमने किया था। और आज भारतवर्ष शब्द एक बार फिर आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, लेकिन यहाँ यह दूसरे सेंस में आया हुआ है। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस स्क्रिप्ट में, किस अभिलेख में भारतवर्ष को पहली बार भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है, तो आप कहेंगे जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, जो किसका है, खारवेल का है। ठीक, कहते हैं ये पहला अभिलेख है जो मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है। मित्रों किसका प्रमाण देता है, मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है। पहली बार मूर्ति पूजा का प्रमाण देने वाला यह अभिलेख है, मूर्ति पूजा का प्रमाण। वैसे तो मूर्ति पूजा का प्रमाण हमको बहुत सारे साहित्यों में मिल जाता है, लेकिन अगर अभिलेख पूछ ले, स्क्रिप्ट अगर वो पूछे कि कौन सा अभिलेख है जो हमें मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है, तो मूर्ति पूजा का प्रमाण देने वाला यह मात्र पहला अभिलेख है जिसमें यह कहा गया है कि महापद्यनंद ने
महापद्यनंद जो है कलिंग से जिन की मूर्ति लाया था। जिन माने क्या होता है? विजेता। और जिन शब्द तीर्थंकरों के लिए आया है मित्रों। तो जिन की मूर्ति लाया था, वह मूर्ति सामान्यतः पार्श्वनाथ की मानी जाती है। तो जिन की मूर्ति यानी कहने का मतलब जैन धर्म में भी मूर्ति पूजा का प्रचलन खारवेल के समय तक हो चुका था। और खारवेल भी ये जैन धर्मावलंबी शासक है। ये कौन सा शासक है? जैन धर्म को मानने वाला ये भी शासक था। ठीक है, तो यहां पर मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त कहते हैं यह पहला अभिलेख है जो नहरों के निर्माण का प्रमाण देता है। नहरों के निर्माण का उल्लेख भी हमें इस अभिलेख में आया है। कहते हैं महापद्यनंद द्वारा मगध में नहरों के निर्माण का उल्लेख इस अभिलेख में दिखाई देता है। तो नहर निर्माण का उल्लेख भी हमें इस अभिलेख में हुआ है। नहर निर्माण का उल्लेख, नहर निर्माण का विवरण इस अभिलेख में दिखा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त देखिए कहा जाता है ये एक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसे प्रशस्ति भी कहा जाता है, इसे हम प्रशस्ति भी कहते हैं। और प्रशस्ति कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है मित्रों, प्रशस्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें खारवेल जो है, खारवेल के प्रारंभिक 13 वर्षों का यानी उसके प्रारंभ के 13 वर्षों का जो राजनीतिक इतिहास है वो क्रमबद्ध रूप से दिया गया है कि किस वर्ष उसने क्या उपलब्धि अर्जित किया, उसका विवरण इस हाथी गुम्फा अभिलेख में क्रमबद्ध रूप से दर्शाया गया है। यानी उसके 13 वर्षों का क्रमबद्ध विवरण हमें दिखाई देता है, इसलिए हम इसको प्रशस्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख था। अब हम कुछ आपके छोटे छोटे अभिलेख हैं जिनको थोड़ा बहुत जानकारी आपको चाहिए, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं और उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, और इसको भी आप लोग कोशिश करिए तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ अभिलेख पूर्व मध्यकाल के हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें पहला अभिलेख आता है आपका पडक्कल अभिलेख। कौन सा अभिलेख? पडक्कल अभिलेख। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक महिला शासिका का है, पडक्कल अभिलेख। देखिए अगला अभिलेख है आपका पडक्कल अभिलेख। पडक्कल अभिलेख, ये अभिलेख मित्रों किसका है? ये अभिलेख महिला शासिका लोक महादेवी का है। महिला शासिका लोक महादेवी का है पडक्कल अभिलेख। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लोक महादेवी क्या है? एक महिला है जो चालुक्य शासक, बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट की क्या है? पत्नी है। ये कौन है? ये चालुक्य के, बादामी के चालुक्य शासक, बादामी चालुक्य शासक, बादामी चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट, विक्रमादित्य खष्ट की क्या है? पत्नी है। विक्रमादित्य खष्ट की पत्नी है। ठीक, और आपसे पूछा भी गया है कि किस राजवंश में महिलाओं को प्रशासन में शामिल किया गया, तो उड़ीसा के राजवंश में भी दिखाई देगा आपको, यहाँ चालुक्यों में भी दिखाई देगा, राष्ट्रकूटों में भी महिलाओं का प्रशासन में योगदान दिखाई देता है। यहाँ पर कहा जाता है कि इस अभिलेख का महत्व इस बात के लिए है कि कुमार देवी ने, लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। इन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। और दूसरा महत्व ये है कि बादामी के चालुक्यों ने, बादामी के चालुक्यों ने, इस अभिलेख में जो दूसरी जानकारी हमको मिलती है कि बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य शासक, बादामी के चालुक्य शासक पल्लव शासक, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव शासक को 3 बार पराजित किया था। पल्लव राजा को 3 बार पराजित किया। ठीक है, 3 बार क्या किया? पराजित किया। ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? इसी अभिलेख से मिलती है। और पल्लवों को 3 बार पराजित करने के उपलक्ष्य में राजा विक्रमादित्य द्वारा
कांची कोंड की उपाधि धारण की गई थी। कौन सी उपाधि? कांची कोंड, कांची कोंड की उपाधि। कौन सी उपाधि? कांची कोंड की उपाधि धारण की गई थी। देखिए ये उपाधि कांची कोंड की उपाधि, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा। कांची कोंड, कांची कोंड की उपाधि विक्रमादित्य खष्ट के द्वारा धारण की गई थी, क्योंकि इन्होंने पल्लव राजाओं को 3 बार क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, 3 बार पल्लव शासकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने, चूंकि उनकी राजधानी को जीता था, इसलिए कांची के नाम पर कांची कोंड की उपाधि इन्होंने धारण किया था। कांची पल्लव राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, इस अभिलेख का यह महत्व था। अब अगला जो अभिलेख है वो है आपका हरहा अभिलेख। ठीक है, किसका है? हरहा अभिलेख। अगला जो अभिलेख है वो है हरहा अभिलेख। हरहा अभिलेख, ठीक है, ये अभिलेख जो है इसका लेखक है रवि शांति। इसका लेखक कौन है? रवि शांति इसका लेखक है। रवि शांति इसका कौन है? लेखक है। ठीक, स्थान कहाँ है? यह अभिलेख कहाँ पाया गया है? बाराबंकी में पाया गया है। बाराबंकी आपके लखनऊ के बगल का जिला है बाराबंकी। और है किसका अभिलेख? है राजा कौन है? मौखरी राजा, मौखरी वंश के राजा ईशान वर्मा के बारे में ये जानकारी देता है। मौखरी वंश, मौखरी वंश के राजा ईशान वर्मा, मौखरी वंश के राजा ईशान वर्मा के बारे में जानकारी देता है। देखिए, कहते हैं मौखरियों का अभिलेख जो है आपके जौनपुर में भी मिला हुआ है। ठीक, जौनपुर में एक मस्जिद है अटाला मस्जिद, उस दरवाजे पर मौखरियों के 3 मौखरी राजाओं का अभिलेख वहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस अभिलेख को, और इस अभिलेख को आपके A.N. जोशी साहब ने इसको खोजा था। ठीक है, A.N. जोशी साहब ने खोजा था इसे, खोजकर्ता इसके थे A.N. जोशी। हालांकि इस अभिलेख का बड़ा महत्व नहीं है और आपके मौखरियों से बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं आते, लेकिन आप ये जानते रहिए कि मौखरी राजा थे कब के? ये हर्षवर्धन के बाद के हैं, और इनका केंद्र जो था वो आपके कन्नौज हुआ करता था। मौखरियों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। ठीक है, कन्नौज इनकी क्या थी? राजधानी थी मौखरियों की। और अब हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों के नाम सिर्फ लिखेंगे। ठीक, जिनके नाम पूछे जाते हैं कि वो नाम, ऐसा नाम रख देगा, अब पूछेगा कौन किसका अभिलेख है, तो आप कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, हम उनके नामों की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। आप उनको एज इट इज वैसे क्या करिए, याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख हैं? सुई विहार अभिलेख, सुई विहार अभिलेख, सुई विहार अभिलेख। ये अभिलेख किसका है? ये है आपके कनिष्क का अभिलेख है। ये किसका अभिलेख है? कनिष्क का अभिलेख है। ठीक है, ये कनिष्क का अभिलेख है। इसके बाद सोहगौरा, सोहगौरा एवं महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख, ये दोनों आपके चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ये दोनों किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के, सोहगौरा और
महास्थान अभिलेख, ये दोनों किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के। इसके बाद जो है मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी गुप्त वंश का, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है तख्ते बही अभिलेख, तख्ते बही अभिलेख, ये आपके है गोंडो फर्नीश का, गोंडो फर्नीज, गोंडो फर्नीज का है तख्ते बही अभिलेख। इसके बाद राघनपुर अभिलेख, ये अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका है खालिमपुर अभिलेख, खालिमपुर अभिलेख, खालिमपुर एवं नालंदा अभिलेख, दो को लीजिए, खालिमपुर एवं नालंदा अभिलेख। ये दोनों अभिलेख जो है आपके धर्मपाल के हैं। ये किसके हैं? धर्मपाल के हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है कमौली अभिलेख, कमौली अभिलेख, ये गढ़वाल वंश का है, गढ़वाल वंश जिनकी राजधानी कन्नौज थी जयचंद की। इसके बाद वंशधर अभिलेख, वंशधर अभिलेख, ये आपके राजा भोज का है। परमार वंश, ये किस वंश के थे? परमार वंश। अगला है संजनपुर अभिलेख, संजनपुर अभिलेख, ये राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का अभिलेख, अमोघ वर्ष का अभिलेख। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट अभिलेख थे जिनकी चर्चा हमने आपके सामने किया, ठीक है। एक और अभिलेख आता है विजयगढ़ अभिलेख, ये अवधेय शासकों का है, विजयगढ़ अभिलेख। योधेय, ठीक है मित्रों। अभी तक हमने कम से कम 3 से 4 क्लास आपकी अभिलेखों पर लिया है स्क्रिप्ट पे, और मुझे लगता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट अभिलेख थे आपके हमने उसको कवर किया हुआ है, पढ़ा दिया है। और अभी भी बहुत से छोटे छोटे अभिलेख बहुत सारे ऐसे छूटे हैं, ठीक, जिनसे प्रश्न आते हैं। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम आपको ये चीज़ें कवर करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। जैसे अब आप कहो कि मैं एक एक लिखूं और आप उतारो, तो ये अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता थोड़ा सा डिस्क्राइब करने में उसको, उन चीज़ों को। तो उसको प्रैक्टिस सेशन के थ्रू कर लिया जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है, अभी यूपीएससी कमीशन जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको, कि एग्ज़ाम आपका मे बी वो डिले होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस टाइम का बेटर यूज जो विद्यार्थी करेगा एक बेहतर रणनीति के तहत एक अच्छे तरीके से, उस टाइम को एज अ चैलेंज अगर आप लेते हैं, अपने जो आपको टाइम मिला हुआ है उसका बेटर तरीके से अगर आप उपयोग करें,
तो उसके लिए उससे आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है आने वाले फ्यूचर में। बट अगर आपने उसको एज केवल एक जिस तरह से एक एटमॉस्फेयर इस समय बना हुआ है कोविड-19 को लेकर, तो कोविड-19 को लेकर आप घर में बैठे हो, आप मानसिक रूप से डरे हो, आप घर में बैठे हो तो फिर डरे क्यों हो? घर में बैठे रहो, अपना काम करिए आप। आपका जो टारगेट है वो आप वहाँ भी रहकर अचीव कर सकते हो, बशर्ते उसके प्रति एक कमिटमेंट होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए उस चीज़ को करने का, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाहते हो एक जुनून के साथ, तो कोई भी आपदा उसे रोक नहीं सकती। रास्ता डिफरेंट हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य आपका एक ही है, तो उसे प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते समस्याओं को देखते हुए अपने तरीके, अपने पढ़ने की रणनीति, अपने पढ़ने का जो एक थोड़ा सा आप बैठ के रिलैक्स मूड में एनालिसिस करिए, उस पर थोड़ा सा थिंकिंग करिए कि कहाँ पे हमको फिर 1 महीना बाद जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट जब नेगेटिव होता है तब वो उस पेपर को नहीं उठाते। और सच्चाई बताऊं, वही टाइम होता है उस पेपर को उठाने का। वो टाइम होता है बैठ के एनालिसिस करने का कि हमने पेपर के किस किस सेगमेंट में ज़्यादा सकारात्मक क्वेश्चन किए हैं, ज़्यादा सही आंसर किए हैं, और कहाँ कहाँ पर मैं ज़्यादा माइनस रहा, करंट में माइनस रहा, इकोनॉमिक्स में रहा, हिस्ट्री में रहा, ज्योग्राफी में रहा या पॉलिटी में रहा, जहाँ भी आप माइनस रहे हो अपनी कमियों को वहाँ पे आप नोट करिए अपनी डायरी में, और उस कमी पर आने वाले एग्जाम से पहले उसको क्या करिए, हल करिए, ठीक है? तो ये जो समय आपको मिला हुआ है ये एक बेहतर समय है। जो विद्यार्थी इस समय में अपने आप को अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट कर पाया, अपनी समस्याओं से उबरने का रास्ता ढूंढ पाया, वो वास्तव में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बाकी सामान्य तरीके से अगर आप सोचिए तो आपको सिर्फ 10% लोगों से लड़ना होता है, 72% आपके 90% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्म भरते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। फाइट आपको 10% लोगों से करनी है, बट वो 10% की जो संख्या है वो अभी इतनी अधिक है कि आप उनसे लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर संसाधनों का उपयोग जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप उनसे आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो सामान्यतः आप इस बात को समझते हैं और आप यूपीएससी के स्कॉलर हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप जो है सीरियस कैंडिडेट हैं, आप जो है लापरवाह नहीं हैं, ठीक? आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, ठीक है? तो कोविड-19 को लेकर भी आप रिस्पॉन्सिबल रहिए और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने अंदर रखिए। तो फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।